हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का एग्ज़ाम है और उसके लिए मैंने आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। वायरल प्रश्न है ये। और मैंने 25 क्वेश्चन को ले रखा है, इससे बाहर आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और ये जैक बोर्ड का है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा टाइम आज नहीं लूँगा, इसलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए देखते हैं। ये हम लोग का 6 चैप्टर है, वंशागति का आणविक अधिकार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में कितना पढ़ना है, तो बस इतना ही पढ़ना है। और इस चैप्टर से हर साल 10 मार्क्स का आता है और इस साल भी आएगा। 10 मार्क्स इस से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने अत्यधिक आप लोग का पीवाईक्यू क्वेश्चन लिया है और ज़्यादातर चांस है कि पीवाईक्यू से ही मिलता है, तो आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और मैंने मॉडल सेट में इस चैप्टर से जितना आया है वो भी ले लिया है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ये आप लोग का 2009 में पूछा था और चांस है कि इस साल भी पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सटन तथा बोवेरी ने 1902 ईस्वी में इसे सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जीन की परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए। एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडलियन कारक को जीन कहते हैं। जीन गुणसूत्र पर मिलते हैं, यानी कि जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाली दो शर्कराओं के नाम लिखिए। यह आप लोग का ऑब्जेक्टिव में मतलब 1 मार्क्स वाला आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाली दो शर्कराओं के नाम लिखना है ना। तो फर्स्ट हो जाएगा आप लोग का राइबोज शर्करा, जिसका सूत्र C5H10O5 होता है। और सेकंड हो जाएगा डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, जिसका सूत्र हो जाएगा C5H10O4। ये भी आप लोग का 2010-2011 में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की तकनीक को विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलेक जेफरीज ने किया था। और ये भी 2009-11 में पूछा गया है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कब पूछा है, आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए मैंने लिख कर प्रॉपर तरीके से लाया है कि कौन सवाल कब पूछा गया है। तो देखिए अगला सवाल क्या है, डीएनए में मौजूद 4 नाइट्रोजनी बेस के नाम लिखें। तो बताना है कि डीएनए मतलब कौन कौन नाइट्रोजनी बेस से मिला होता है या बनता है किससे। तो फर्स्ट में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इस टाइप से एक क्वेश्चन आप लोग का हर साल रहेगा ही रहेगा। इसी की जगह पर आप लोग को डीएनए की जगह पर आरएनए कर देगा कि आरएनए में मौजूद 4 नाइट्रोजनी बेस के नाम लिखें। तो वहाँ पर आप लोग का थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाएगा। और ये मतलब पॉपुलर सवाल है, इसे किसी भी तरह से घुमा कर दे सकता है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक्सोन क्या है। एक्सोन किसी जीन के कूटलेखन अनुक्रम होते हैं जो प्रोटीन के कूटलेखन के लिए आवश्यक सूचना समाहित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक द्विसूत्री डीएनए। हाँ, ये आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोग को कुछ समझना पड़ेगा। एक द्विसूत्री डीएनए में एडेनिन का मोल प्रतिशत 30% है, तो उसमें साइटोसिन का मोल प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इसे हम पहले समझाते हैं, उसके बाद इसमें बोला है कि क्या बोला है, एडेनिन का मोल प्रतिशत 30% है और साइटोसिन का पूछा है। तो हाँ, आप लोगों ने 4 ग्राफ का नियम पढ़ा होगा, उसमें बताया गया था कि प्यूरिन सदैव पिरिमिडिन के बराबर होते हैं, यानी कि प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। यदि गणितीय रूप से देखा जाए तो यानी कि 100% में 50% आप लोग का प्यूरिन और 50% पिरिमिडिन। और प्यूरिन में कौन कौन आते हैं, ये डीएनए के अंदर देखा गया है। तो डीएनए के प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन रहते हैं और पिरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन। यदि एडेनिन जितना रहता है उतना ही आप लोग का थाइमिन रहेगा और जितना ग्वानिन रहता है उतना ही साइटोसिन रहेगा। तो इसमें दिया हुआ है कि एडेनिन जो है वह 30% है, यानी कि 30% ये छेक लिया और इसके बराबर ही थाइमिन 30% ले लिया, बचा 4%, नहीं 40%। तो 40% में 2 है, अगर ये 30 है और 50 प्यूरिन के लिए पूरा चाहिए, तो यहाँ 20 बचा और 20 ये है तो 20 ये भी होगा। इस टाइप से आप लोग का निकालिएगा, एक क्वेश्चन इस टाइप से जरूर रहेगा आप लोग के एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुलेखन से आप क्या समझते हैं। ये आप लोग का 1 मार्क्स यानी कि बिना ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में आ सकता है। डीएनए से
डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा पिरिमिडिन डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो ऊपर मैंने बताया था वही है, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, किसके द्वारा सिद्ध किया गया? सटन और बावेरी ने तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल लिया था, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ ये पूर्ण रूप से सिद्ध किसने किया था? तो एल्फ्रेड डी हर्शे तथा मार्थो चेज ने। मैंने इसे हर्शो तथा चेज के नीचे अंडरलाइन रखा है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग को ये पूरा नाम नहीं देकर केवल हर्षो दे देगा, और मार्थो चेज की जगह पर आपको चेज केवल दे देगा। तो आप लोग पूरा नाम याद करके रखिएगा, आगे से दे या पीछे से बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ तथा समापन कोडोन का नाम लिखें। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरंभ तथा समापन कोडोन का नाम बताना है। तो AUG जो है वह आरंभ कोडोन है, और UAA, UAG और UGA ये समापन कोडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राइबोज शर्करा का आणविक संरचना बनाइए। तो राइबोज शर्करा का मैंने संरचना बना कर लाया है। ये यहाँ पर राइबोज है, आप लोग से डीऑक्सी राइबोज भी पूछ सकता है, तो आप जरूर देख लीजिएगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन थेरेपी क्या है? यह आप लोग का PYQ है, आप देख रहे हैं 2016 और 2019 में ही पूछा है। यह दोषपूर्ण वंशानुगति का औषधि उपचार है। इस विधि में स्वस्थ क्रियात्मक जीन को व्यक्ति में प्रवेश कराते हैं, जो दोषपूर्ण जीन को शांत कर देता है। कहने का मतलब यह है कि यदि वंशानुगति में खराब जीन है तो दवा के रूप में एक अच्छे जीन को प्रवेश कराया जाता है, जो वहाँ पर उपस्थित मतलब खराब जीन को समाप्त कर देता है। और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आप लोग का ADA है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 न्यूक्लिक अम्ल का नाम लिखें। ये तो आप लोग को पता ही होगा, फिर भी मैंने करा दिया है। और 2 न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन है? DNA, RNA, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल जैक आप लोग से हार्ड ही पूछेगा, आप लोग से सस्ता सवाल ही पूछ सकता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। तो और मैंने यहाँ पर दोनों का फुल फॉर्म भी लिख दिया है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 4 ग्राफ का नियम। ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछ सकता है। 4 ग्राफ का नियम क्या बोलता है? तो इरविन 4 ग्राफ ने सन 1950 में DNA के क्षारकों की मात्रा का मापन किया, और उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने बताया। मैंने इसे पॉइंट वाइज लिखा है, पॉइंट वाइज से आप लोग का नंबर कटने का चांस नहीं रहता है। 3 मार्क्स का है, मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट ले रखा है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एडेनिन बराबर थायमिन। कहने का मतलब यह है कि अतः प्यूरिन सदैव पिरिमिडिन के बराबर होते हैं। मात्रात्मक रूप से एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है। ऊपर हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था, वही बात है यहाँ पर। और सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है, अर्थात जो साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ता है। और यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, यहाँ जो साइटोसिन है वह बराबर है ग्वानिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अर्थात एडेनिन प्लस ग्वानिन और थायमिन प्लस साइटोसिन, यह अनुपात एक ही जाति के जीवों में समान किंतु भिन्न भिन्न जाति के जीवों में असमान या भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग का, ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का DNA और RNA में अंतर को बताना है। ये आप लोग का 2016-2017 में पूछा गया है, ये भी 3 मार्क्स में ही आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें डिऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है, और इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। यहाँ पर आप 1 पॉइंट दोनों का फुल फॉर्म लिखकर भी बढ़ा सकते हैं, पर मैंने उसे नहीं लिखा है क्योंकि ऊपर ही बताया था, आप लोग वो लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, DNA में क्या बोल रहा है, DNA में एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन पाया जाता है, जबकि RNA में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, ऊपर मैंने बताया था। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, DNA केंद्रक के माइटोकॉन्ड्रिया में व लौकों में पाया जाता है, जबकि RNA कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। यहाँ पर 3 चीज़ दिया है, जीनोम, ओपेरोन, एक्सोन और एक्सट्रोन। ये अलग अलग दे दें कि जीनोम क्या है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है। यदि तीनों को एक में मिला दिया है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। देखिए क्या है जीनोम,
जीवों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। और सेकंड क्या है, ओपेरोन, पास पास स्थित संरचनात्मक जीन तथा संबंधित नियंत्रक जीन का एक समूह ओपेरोन कहलाता है। आप लोग से 1 मार्क्स में ही ये पूछ सकता है कि क्या होता है ओपेरोन और क्या होता है जीनोम। और थर्ड में क्या है, एक्सोन और एक्सट्रोन क्या है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए अणु के मध्य क्रियाशील खंड जिन पर प्रोटीन के लिए कोड होता है एक्सोन कहलाता है। इसके विपरीत डीएनए के बीच में स्थित क्रियाहीन खंड जिस पर कोई खंड नहीं होता है उसे एक्सट्रोन कहते हैं। तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं रट रट पढ़कर आप लोग को टाइम बचाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करें। उपयुक्त एक ही सवाल को 3 टाइप या 4 टाइप से पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस टाइप के सवाल में एक ही प्रकार से आंसर लिखिएगा, तभी आप लोग का नंबर फुल मिलेगा। 2012 में इस टाइप से पूछा था, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करें। 2013 में पूछा, उपयुक्त चित्र की सहायता से डीएनए द्विगुणन के अर्ध संरक्षी विधि का संक्षेप में वर्णन करें। 2018 में क्या पूछा था, नीचे दिए गए रेखा चित्र को नामांकित करें। और वहां पर चित्र छाप कर दिया था और चित्र में बताना था कि कौन चीज क्या है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तीनों 5 मार्क्स का है, तो इसे छोड़िएगा नहीं, आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसे मैंने प्रॉपर तरीके से आंसर लिख कर लाया हूँ। देखिए क्या लिखा है, डीएनए की संरचना हेडिंग दिया है, यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जिसका आधार पेंटोज शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। वह क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपित होता है। हम लोग से क्या पूछा था, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करें। मैंने यहाँ लिख कर दिया और फिर नीचे चित्र है उसके हिसाब से आप लोग को समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, दोनों श्रृंखलाएं, क्या बोल रहा है, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवंता रखती है। प्रति समांतर ध्रुवंता कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब यदि एक श्रृंखला की ध्रुवंता 5' से 3' है, यानी कि 5' से 3' की ओर हो, तो दूसरी ध्रुवंता 3' से 5' की तरफ होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ये आप लोग चित्र समझ लीजिएगा तो इसे याद करना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग चित्र देखकर ही बना लीजिएगा या लिख लीजिएगा। देखिए अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्म बनाते हैं। ये जो हाइड्रोजन बंध है, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन वाला में भी पूछ सकता है और बिना ऑप्शन वाला में भी। तो हाइड्रोजन बंध जो है ये पूछ सकता है कि द्विकुंडली मॉडल में या क्षार किस बंध से जुड़े होते हैं, तो यह हाइड्रोजन बंध यहाँ बताना होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एडेनिन व थाइमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं। एक तरफ प्यूरिन होता है, एक तरफ पिरिमिडिन, तो दोनों विपरीत ही हुए ना, दोनों रज्जुकों में होते हैं और आपस में 2 हाइड्रोजन बंध। मैंने ऊपर बताया था कि जो एडेनिन व थाइमिन है वह डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं और साइटोसिन और जो साइटोसिन और ग्वाइनिन है वह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ग्वाइनिन व साइटोसिन, ग्वाइनिन व साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है। इसमें कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। ठीक है, समान दूरी रहेगा ही। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दोनों श्रृंखलाएं, दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडली होती है। कुंडली का पिच 3.4 एंगस्ट्रम नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रम होता है तथा प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्म बनते हैं। तो यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बन सकता है, तो इसे मान दिया हुआ है तो उसे ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा। और इसी का 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है, परिणाम स्वरूप एक कुंडली के एक क्षार युग्म के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रम की होती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर चित्र मैंने नहीं छापा है, उसमें टाइम लगेगा, तो मैंने इसे आप लोग का क्वेश्चन बैंक से चित्र को उठाया है। तो इस प्रकार से आप लोग का चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये डीएनए का द्विकुंडलीय स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें बताना है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या पूछा है, जो एडेनिन और थाइमिन है, तो वहाँ मैंने ऊपर बताया था कि किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और क्या है, और फिर जो साइटोसिन और ग्वाइनिन है, ठीक, ये आप लोग का एक क्षार युग्म है,
तो इसी प्रकार से आप लोग को नामांकन करना होता है और केवल नामांकन का 5 मार्क्स का आ जाएगा आप लोग का। और यदि पूछे सचित्र वर्णन करे तो आप लोग को चित्र बनाने के साथ साथ हिंदी भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का अब क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैंने आप लोग के लिए फुल फॉर्म रखा है। तो ये फुल फॉर्म भी 1 मार्क्स में पूछ सकता है। देखिए क्या है HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। और फिर क्या है TMV का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, टोबैको मोजोको वायरस। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या दिया हुआ है, ये आप लोग का मॉडल सेट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन में दिया था, तो इसे ध्यान से देखिएगा। और मॉडल सेट से इस बार बहुत ज़्यादा आ रहा है, और विषय में तो नहीं कह सकते हैं लेकिन फिजिक्स में आया था तो बायोलॉजी में भी आ सकता है, तो ज़रूर देखिएगा। जिन अभिव्यक्ति के नियमन से आप क्या समझते हैं, लेख प्रचालेख की सहायता से इसकी व्याख्या करें। क्या बोल रहा है, जिन अभिव्यक्ति का नियमन जीन के स्विच ऑफ या ऑन होने की क्रियाविधि है जो विकास की अवस्थाओं एवं कोशिका के आवश्यकता पर आधारित होती है। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, ये इम्पोर्टेंट है, का निर्माण होता है जिससे कई स्तरों पर नियंत्रित कर सकते हैं। सकेंद्रित कोशिकाओं में नियमन कई स्तरों पर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था, लेख प्रचालेख की सहायता से इसकी व्याख्या करें। तो मैंने यहाँ लेख प्रचालेख लिखा है और इसकी व्याख्या देखिए क्या है। लेख ओपेरोन के बारे में स्पष्ट जानकारी किसने दिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेक्वास जैकब व जैको मोनार्ड ने प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया, लेख प्रचालेख में पॉलीसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक का नियमन एक समान या उन्नायक व नियामक जीन द्वारा होता है। ठीक, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, यहाँ लैक का मतलब लैक्टोज है, ध्यान दीजिएगा यदि लैक नहीं समझ में आए तो। और प्रचालेख मतलब ओपेरोन है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि इस तरह की अवस्था जीवाणुओं में बहुत सामान्य है, इसे ओपेरोन कहते हैं। ओपेरोन क्या है ये भी पूछ सकता है। ऐसे कुछ उदाहरण लैक प्रचा, लैक्टी प्रचालोक आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ऑब्जेक्टिव है ये, एक ओपेरोन में कितने प्रकार के जीन पाए जाते हैं, तो एक ओपेरोन में 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये आप लोग का वेरी इम्पोर्टेंट है, 2010 में पूछा, 2012 में पूछा, फिर 2013 में पूछा और पिछले साल 2023 में भी पूछा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन विधियों का वर्णन करें। डीएनए रेप्लिकेशन एक इंग्लिश वर्ड है, उसे हिंदी में कर बोल देता है। इसका हिंदी हो जाएगा प्रतिलिपिकरण। तो डीएनए प्रतिलिपिकरण के विधियों का वर्णन करें या डीएनए रेप्लिकेशन के विधियों का वर्णन करें। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है एक डीएनए से दूसरे डीएनए के बनने की प्रक्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण कहलाती है। मैंने यहाँ अपने वर्ड में एकदम सिंपल वर्ड में लिखा है, बोल रहा है कि एक डीएनए से दूसरे डीएनए के बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। और इसका क्रियाविधि क्या है, आखिर ये बनता कैसे है, तो क्रियाविधि देखिए, क्रियाविधि में बोला है डीएनए प्रतिलिपिकरण की क्रिया में निम्नलिखित एंजाइम का उपयोग होता है। सॉरी, क्रिया कराने वाले मुख्य एंजाइम है, तो मुख्य एंजाइम कौन कौन है। फर्स्ट एंजाइम है टोपो आइसोमरेज क्या करता है आप लोग का, डीएनए प्रतिलिपिकरण में किस प्रकार से सहायता पहुंचाता है। तो टोपो आइसोमरेज डीएनए के ऊपर सीधी रेखा में चलते हुए डीएनए के दोनों कुंडली को सीधी रेखा में खोल देता है, ये आप लोग का टोपो आइसोमरेज है। ठीक है, और ये आप लोग का ये जो डीएनए है यहाँ पर ये आया और इसका ये क्या किया आगे, यहाँ देखिए, यहाँ से सीधी तरह से आगे इसे बढ़ता गया। ठीक है, और ये जो द्विकुंडली है एक दूसरे से बंधे हुए थे उसे ये खोल दिया। ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज का यही काम है। और नेक्स्ट एंजाइम जो है वह क्या करता है, नेक्स्ट एंजाइम, यह एंजाइम नाइट्रोजन क्षार के मध्य हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है और आगे बढ़ता है। एंजाइम का नाम मैंने हेडिंग में नहीं लिखा है। हाँ, यहाँ देखिए ये हेलिकेज है। तो हेलिकेज क्या करता है, ये आप लोग को नाइट्रोजन क्षार के मध्य हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है और आगे बढ़ता रहता है इस प्रकार से। और चित्र में आप लोग पूरी तरह से देखिए, ये हेलिकेज है
और यह मतलब आया और यहाँ से बंधों को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। आगे फिर ये प्रॉपर देखिए इधर बंध है, 3 बॉन्ड से जुटा है और सेकंड बॉन्ड से, और ये आप लोग का हेलिकेज है। ठीक है, देखिए आगे। हाँ, तीसरा इसमें एंजाइम का उपयोग क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज कुंडल पर पहुंचता है तथा आरएनए के कुछ खंड बनते हैं। यहाँ देखिए आप लोग का ये आरएनए के कुछ खंड है, और चित्र आप लोग प्रॉपर तरीके से ऐसे ही करिएगा। 4 पॉइंट देखिए, मतलब चौथा एंजाइम क्या है, चौथा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यह एंजाइम कुंडल पर पहुंचकर यह डीएनए खंडों का निर्माण करता है। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए खंडों का निर्माण किया, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए खंडों का निर्माण किया। इस प्रकार से आप लोग को नीचे देखिए चित्र बनाना पड़ेगा। ये आप लोग का हेलिकेज है, ट्रोपोआइसोमरेज, डीएनए लाइगेज, और नहीं, ये डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए लाइगेज ये है। और आप लोग चित्र जरूर बनाइएगा, बिना चित्र का आप कम ही चांस है कि 5 मार्क्स देगा। फिर ये देखिए यहाँ डीएनए था, ये डीएनए खुलकर पहले तो ये ऐसे हो गया, फिर यहाँ देखिए 2 भागों में ही बट गया। यहाँ देखिए इसका ये मेन पार्ट है और उधर से ये आपका मेन पार्ट है, और उधर ये मतलब 2 भागों में खुल गया, और फिर आगे चलकर ये क्या किया कि दोनों खुले और फिर एक नया बना लिए, मतलब 2 डीएनए बन गया। इस प्रकार से डीएनए का निर्माण होता है। तो आप लोग का इतना ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ज़रूर करिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैंने सोचा था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने इसे थोड़ा समय में ही करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और ये लगभग हम लोग का लास्ट वीडियो है बायोलॉजी का, तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। इस चैप्टर से ज़रूर हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी ज़रूर पूछेगा 10 मार्क्स का, तो इसे छोड़ना नहीं है। और इसी चैनल पर आप लोग का बायोलॉजी का आंसर की सबसे पहले आप लोग का आंसर की प्रोवाइड कराया जाएगा इसी चैनल पर, और आइएगा तो ज़रूर मिलाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।